बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिरगा में खुशामदीद नाज़रीन। आज के जिरगे में हम बात करेंगे फ़ेक न्यूज़ से मुतालिक और सोशल मीडिया का जो मनफी इस्तेमाल है उससे मुतालिक। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मैं अगर कहूँ फ़ेक न्यूज़ के बानियों में शुमार होते हैं, फरहान विरक साहब, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ तहकीकाती सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जनाब उमर चीमा साहब। तो आप बानी हैं, तो आपसे ही हम शुरू कर लेते हैं। तो ये बताइए कि ये फ़ेक न्यूज़ कैसे फैलाते हैं? अच्छा सर, जो फेक न्यूज़ का एक अमल है, अब तो है सर, हम फेक न्यूज़ से लड़ रहे हैं, लेकिन अब माजी में हमारा इस मामले में एक मनफी रोल है। तलाफ़ी कर रहे हैं जी, अब तलाफ़ी कर रहे हैं, अब तो गुदाओं की। लेकिन सर, जो फेक न्यूज़ है ये कभी भी ऐसे नहीं फैलती जैसे हमारे अक्सर लोग समझते हैं कि यार एक बंदे ने एक अफवाह उड़ाई, उसने एक पेज पर डाली और हज़ारों लोगों ने शेयर करनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये कि आपने न्यूज़ का एक ओरिजिनेटर तलाश करना है, एक ऐसे बंदे को राज़ी करना है जो कि उस खबर को फैलाएगा। उस खबर के ऊपर प्रॉपर आपकी प्लानिंग होगी कि यार हमने इस खबर को किस ऑडियंस तक लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, क्या तरीक़ाकार होगा। अब इसका जो ओरिजिनेटर होता है वो अनट्रेसेबल बनाना होता है कि उसके लिए आप कोई फ़ेक पेज का इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़ेक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कभी भी वो जो ओरिजिनेटर है वो पकड़ा ना जा सके। ठीक। इसके बाद दूसरे लेवल पर आप स्प्रेडर्स को इंगेज करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग है और ये कंटेंट को आगे फैला सकते हैं। लेकिन ये जो स्प्रेडर्स हैं, इनकी भी अपनी शनाख्त कहीं ना कहीं छुपी हुई है कि ये कोई फ़ैन पेजेस होंगे, कोई इधर उधर के रैंडम पेजेस होंगे जिनका मतलब लोगों को पता है लेकिन इतना नहीं पता। तो अब क्या होता है कि ओरिजिनेटर से खबर आती है, ये जो स्प्रेडर्स हैं ये उस खबर को अपने सर्कल में फेंकना शुरू करते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर आप क्रेडिबल सोर्सेज को इंगेज करते हो। क्रेडिबल सोर्सेज से यहाँ मतलब ये है कि ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे सोशल मीडिया के जिनको लोग पढ़ते हैं, और ऐसे लोग होंगे जो कि मतलब कहने को सहाफ़ी हैं या सहाफ़त के लवादे में उन्होंने उड़ा हुआ है। तो अब क्या होता है कि वही खबर वो क्रेडिबल सोर्सेज जो सी हैं, स्प्रेडर्स का बयानिया इस्तेमाल करके अपने चैनल से नशर करना शुरू कर देते हैं, और उनके पास एक प्लॉजिबिलिटी होती है कि फ़र्ज़ किया वो पकड़े जाएं तो वो कहें यार देखें मैंने तो फ़लाने बंदे के अकाउंट पर देखा था ना, ये मैंने तो खबर नहीं दी। या ऐसे होगा कि वो उस खबर के ऊपर लिख देंगे इज़ इट ट्रू, और आम लोग जो से हैं, फिर उसके बाद क्या होगा कि एक नेक्स्ट ग्रुप एंगेज किया जाएगा सुपर स्प्रेडर्स का, कि मतलब 4 स्टेप्स हैं। अब जो सुपर स्प्रेडर्स हैं ये वो लोग हैं जो कि क्रेडिबल सोर्सेज की बनाकर खबर पेश करेंगे कि फ़लाने सहाफ़ी ने ये वाली खबर बोली थी इसलिए ये वाली खबर सच है। तो वो जो शुरू वाला ओरिजिनेटर है वो फिर कहीं पीछे रह जाता है, और ये जो क्रेडिबल ऑडियंस है और उसके आगे जो मैस स्प्रेडर्स हैं वो फिर खबर को फैलाना शुरू कर देती हैं, और उसके बाद वो जो खबर है वो आम आवाम में आती है। अब जब अवाम उस खबर को देखती है वो समझती है कि यार ये तो किसी सहाफ़ी ने ओरिजिनेट की है। जब तहकीकाती एजेंसियां उस सहाफ़ी के पास जाती हैं तो हालांकि वो इन टच होता है, उसको सारा पता होता है कि मैंने ये खबर क्यों चलाई है, किसके कहने पे चलाई है, कहाँ से चलाई है, लेकिन वो कह देते हैं कि जी मैंने तो फलाने अकाउंट से देखी थी, आप उस अकाउंट को पकड़ें। जब आप उस अकाउंट तक पहुँचते हैं वो अकाउंट ही जाली होता है। तो ये पूरा फेजेस में ये पूरा काम किया जाता है। ये ऐसे नहीं होता कि एक बंदा या 2 बंदे करते हैं, इसके लिए पूरा आपको नेटवर्क चाहिए। वो नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, उस पर प्रॉपर प्लानिंग होती है, होमवर्क किया जाता है, और उसके बाद ये न्यूज़ फैलती है। अच्छा उमर चीमा साहब, ये जो पंजाब वाला वाक़या था, इसको आपने पहले कैसे रिपोर्ट किया और बाद में फिर आपकी ट्रोलिंग होती रही, ये क्या हुआ? साफ़ी साहब, मैं असल में इत्तफ़ाक़ है, इत्तफ़ाक़ इसे कहिएगा कि जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे इन पर्टिकुलर जो ट्विटर पर है इस पे आई है, तो मुझे उससे कोई 1 दिन पहले से पता था कि यानी कि कोई इंसिडेंटली मुझे किसी ने बताया जी कि कोई रेप के हवाले से ख़बर चल रही है कि उधर कॉलेज में कोई रेप का इंसिडेंट हुआ है। और मैंने पुलिस से पूछा, और पुलिस वाले टू देयर क्रेडिट वो ऑलरेडी इस पे काफ़ी काम कर चुके थे। उन्होंने बताया कि हमने भी ये सुना है, ये बात सोशल मीडिया पे आई है और कह रहे हैं कि एक लड़की के साथ गार्ड ने रेप किया है। तो हमने अभी तक तमाम थाने अपने चेक किए हैं, 15 जो रेस्क्यू 1122 उनको भी चेक किया है, 15 पे चेक किया है कि कोई इधर से कोई ऐसी कोई रिपोर्ट ना हुआ हो। हमने जो तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी चेक कर लिए हैं कि आमतौर पे इस तरह के जो मेडिको लीगल केसेस हैं लोग वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं फिर।
और फिर किसी ने एक और प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी हमने वो भी चेक कर लिया है, इवन वो जो गार्ड है हमने उसको भी ले आए हैं और उससे जो इन्वेस्टिगेशन की है अभी तक लग नहीं रहा कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा ये चीज़ें को पहले से थी। तो जब मैंने जिस दिन ये चीज़ें चली हैं मंडे को मेरे हले ज़्यादा एम्पलीफाई की हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मैंने पूछा वो संडे को पूछा। अब मंडे को मैंने देखा कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, उन्होंने भी की हुई थी और ये नहीं था कि वो कोई उस कैंपेन का हिस्सा थे। इसी तरह जिस तरह फरहान ने बात की कि कई लोग ये देखते हैं अब और पूछ भी रहे होते हैं, बाज़ औक़ात अच्छी नीयत से पूछ रहे होते हैं जी कि ये वाकई दुरुस्त है या नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर लिख दिया कि ये अभी तक ये फ़लाँ जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, मैंने कहा जी कि कुछ नहीं मिल रहा। और जो कॉलेज वाले हैं, अच्छा कॉलेज वालों का भी मौक़िफ़ पुलिस के पास था, उन्होंने मुझे बताया जी कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आमतौर पे जो एडमिशन सीज़न होता है उस दौरान कई दफ़ा कोई लोग इस तरह की फैला देते हैं, कोई पुरानी वीडियोस आ जाती हैं या कोई इस तरह की। तो जब मैंने ऐसी बात की, मैंने कहा कि अभी तक ये बज़ाहिर ठीक नहीं लग रही बात, तो कई लोगों ने मेरे पे अटैक करना शुरू कर दिए। कई जो हैं वो खुलूस नीयत से कर रहे थे जी कि ये इस चीज़ को रेप का इंसिडेंट है, ये इसको गैर सीरियस ले रहा है। और कई जो इस कैंपेन का हिस्सा थे वो तो चाह रहे थे ना कि अगर अल्लाह ना करे कि अगर ये मामला नहीं भी हुआ तो ये हम इसको साबित करने में कामयाब हो जाएं। तो इसको यानी कि इवन लोगों को समझते समझते, इवन जो संजीदा हल्का है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको भी कुछ 6-7 घंटे लगे हैं। और वो भी ऐसे कि जूँ ही कोई बात होती थी तो मैं कोई एक अपडेट लिख देता था कि अभी तक ये है। उधर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लोग इससे भी कंफ्यूज हो रहे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके नॉलेज में है। और स्टूडेंट भी जिस अंदाज में बातें चला रहे थे तो वो हमें पता चला कि ये मसला जो है कोई चंद एक सियासी लीडर्स तक महदूद नहीं है कि वो झूठ फैलाते हैं। इधर जो है यानी कि बच्चा जो है वो भी इसी लत का शिकार हो गया। और फिर यह है कि उनको पता भी नहीं, हेर से पे चल रहे हैं। हर एक बंदा जब वो टीवी कैमरा को देखता है तो उसका ख्याल है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे नहीं आइडिया, वो फ़लाँ से मैंने सुना है, तो वो मेरा इंटरव्यू नहीं करेगा। कई इस लालच में कि हमारा इंटरव्यू होना चाहिए, वो भी इस तरह शो कर रहे थे जैसे वो आई विटनेस हैं। तो ओवरऑल ये, और फिर आप देखें कि वो उसका इम्पेक्ट किधर तक गया है कि वो अगले दिन अटैक हुए, एक गार्ड जो है बेचारा मारा गया। और ये मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो ओवरऑल कॉलेज की इमारतें तबाह हुई हैं, जो उसकी रेपुटेशन को लॉस हुआ है। तो इससे जो मुझे लगा कि एक इसका जो एक मैं, ये तो नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड जो मुझे लगी है वो ये है कि शायद हमारे लोग इतने ज़्यादा फेक न्यूज़ के बारे में पहले सेंसिटाइज नहीं थे जितने इस वाक़े ने किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसके दोनों पहलू हैं। और लेकिन इसकी जो एक सिग्निफिकेंस है कि ये कितनी डेंजरस होती है वो हमें ये एक वी हैव सीन इट इन अ प्रोनाउंस फॉर्म के एक बाकायदा तौर पे ये चीज़ हम पे अय्या हुई है कि यार देखें कि जब बात फैलती है तो फिर इसी तरह यानी कि कई लोग जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट है वो भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें फेक न्यूज़ पर चल रही होती हैं। ठीक, अच्छा फरहान मिर्क साहब, फैलाने का मकसद या मकासद क्या होते हैं? अच्छा सर, ये जो अभी हालिया फेक न्यूज़ चली है, ये मतलब एक अलोन इंसिडेंट अगर हम इसको कहें तो ये ऐसे नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि माजी में ऐसे 5 वाक़यात हैं जो कि बिल्कुल ऐसे ही रेप या ज़्यादतियों के मुतल्लिक हैं, जो कि एक ही महसूस सियासी जमात की जानिब से फैलाए गए हैं। 9 मई से पहले अगर हम देखें तो जब पुलिस लोगों के घरों में रेड मार रही थी, उस वक्त भी यही महसूस जो एक ग्रुप था वो ये खबरें फैला रहा था कि जी पुलिस जाकर घरों में लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रही है। फिर 9 मई के बाद अगर आप देखें तो जब तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अरेस्ट हुई तो उसके बाद काफ़ी पार्टी लीडरों से बयान हुआ कि जी जेल में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, जिनको उन ख़वातीन ने खुद टीवी पर आकर बोला कि जी ये गलत हैं, उनकी वीडियोज़ उनकी सारी सामने आई। उसके बाद सर ये हुआ कि किर्गिस्तान में पिछले दिनों फसादात हुए और किर्गिस्तान में फसादात के दौरान यही महसूस जो एक ग्रुप था वो बच्चों को कॉलिंग करता था और बच्चे उधर बोलते थे कि जी हमारी जो साथी तालबात हैं उनके साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और बाद में पता चला कि वो पूरी की पूरी फेक न्यूज़ है और उसके बहाने पाकिस्तान में लोगों को कहा गया था कि जी आप हुकूमत के खिलाफ उठें, किर्गिस्तान में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। फिर सर एक वाक़या बिल्कुल इसी तर्ज का 14 अगस्त को हुआ इधर इस्लामाबाद में कि एक खातून कहती हैं कि जी मैं बेल्जियम की शहरी हूँ और मेरे साथ 5 दिन जी ज़्यादती होती रही है। बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश की तो बिल्कुल झूठा वाक़या निकला और वो खातून भी रावलपिंडी की रिहायशी निकली, उनका बेल्जियम से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। और यही स्पेसिफिक जो ग्रुप था वो ये खबर फैलाने में जो उनसे शामिल रहा।
लेकिन बहरहाल इसको तो ख़वातीन छुपाती ज़रूर हैं, लेकिन अपने बारे में ये कहना और ये फैलाना ये तो नाकाबिल यकीन बात है। अब सर ये जो 4 वाक़यात थे उसके बाद मुझे ये लगता है कि उनकी एक लर्निंग ये डेवलप हुई कि जब भी विक्टिम मौजूद होगा तो वो बोलेगा कि मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ तो हम झूठे पड़ जाएंगे। तो इस दफ़ा सोचा कि हम एक ऐसा पर्सोना डेवलप करते हैं, एक ऐसी शख्सियत डेवलप करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसके मुतालिक बोलो कि जी उसके साथ ज्यादती होगी, उसका कत्ल हो गया, उसको आईसीयू में डाल दिया, उसके वालदैन को चुप करा दिया गया, उसके वालदैन को रिश्वत दे दी, उसके वालदैन को गायब कर दिया गया, तो कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि बोले कि यह बात झूठ है। और बिल्कुल उसी प्रॉपर प्लानिंग के तहत फिर बच्चों को भड़काया गया। हमें फिर सोशल मीडिया पर महसूस जमात के जो लीडरान थे तहरीक इंसाफ के, वो नज़र आए कि वो बच्चों को भड़का रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप सारे निकलो। फिर उसके बाद उन बच्चों को बोला गया कि आप लोग हमारे एहतजाज में शरीक हो। यहाँ पर एक बात की तुलबा को दाद देनी पड़ेगी कि वो जैसे भी उन्होंने खबर के ऊपर रिएक्शन दिया, लेकिन वो कम से कम किसी सियासी पार्टी के लिए इस तरह से नहीं निकले, तो इस चीज़ का क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन ओवरऑल इसका जो मकसद था वो यही था कि पाकिस्तान में किसी तरीके से अनारकी हो, खाना जंगी हो, वही 9 मई वाले हालात दोबारा से क्रिएट। लेकिन ये इस बात का भी सबूत हो सकता है ना कि ये किसी मखसूस पार्टी का बनाया हुआ मंसूबा नहीं था। सर इसमें बिल्कुल आपकी राय है, लेकिन इसमें जो एक फैक्टर आ जाता है ना वो ये आता है कि ये जो फसादात थे ये उस पैमाने पर नहीं फैले जितनी एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये सिर्फ कॉलेज तक महदूद रहे। जो मेरे ख्याल से इनिशियल प्लान था अगर इसको फैलाना था वो ये था कि तमाम कॉलेजेस में ये फैल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक महसूस कॉलेज तक ये फैले रहे, उससे आगे बच्चों का इस तरह से रिएक्शन भी नहीं आया। नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे पे बहस हो रही है सोशल मीडिया से मुतालिक और हमारे साथ है जनाब फरहान विरक और उमर चीमा साहब। उमर, आप तो आलमी सतह पे भी इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और पिछले दिनों इंग्लैंड में भी बहुत बड़े फसादात हुए इसी तरह एक फ़ेक न्यूज़ के नतीजे में। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पे ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और उधर सलूशन के लिए कोई सोचा जा रहा है? साफ़ी साहब, ये तो आप वो कहते हैं ना कि हर घर का इशू बना हुआ है, ये हर मुल्क का इशू बना हुआ है। पिछले दिनों ये जो स्लोविक रिपब्लिक है उधर इलेक्शन हुए और इलेक्शन से जब कैंपेन क्लोज़ हो जाती है तो जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था उसके हवाले से एक AI जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कोई एक वॉइस मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो गया कि जिसमें वो धांधली का सारी स्कीम बता रहा है कि हमने किस तरह करनी है, और उसके बाद वो इलेक्शन भी हार गया। तो आजकल तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है। और जो पिछले दिनों मैं CNN का देख रहा था, CNN में आपने देखा कि ये जब हिजबुल्लाह को इन्होंने टारगेट किया जो वाकी टाकीज़ हैं उनके ज़रिए या पेजर के ज़रिए, तीसरे दिन एक खबर आई थी कि उधर जो बकरियाँ हैं ना वो भी एक्सप्लोड कर रही हैं, और CNN का एक कॉरेस्पॉन्डेंट है वो इस पर बीपर दे रहा है लबनान से। तो मैं देखा, मुझे ज़रा थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये बकरियां, तो मैंने सोचा कि मैं कोई और ख़बर देखता हूँ। तो मैं आजकल सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन भी बड़ी है, मैं बात भूल गया कोई। और वो जिस बंदे ने लगाई हुई थी वो अमेरिका का एक इन्फ्लुएंसर था, ठीक है, और यानी कि जिसके मिलियंस में फॉलोअर थे। और उसके बाद वो जिस एंकर से के हवाले से एट्रीब्यूट हो रही थी कि वो बीपर ले रहा है, यानी कि उस एंकर ने उसकी वजाहत की कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है। तो आजकल तो हम बहुत आगे निकल गए। हमसे मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है कि अब ये आने वाले टाइम पे कि ये किसी इंसान की आवाज़ है या ये क्रिएट की गई है, ये भी मुश्किल होता जा रहा है। और इसमें ये जो हमारी एक ओवरऑल फ्री स्पीच की डिबेट है, आज़ादी इज़हार राय की, मेरा ख्याल है कि ये इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुमकिन नहीं है, हमारे पास कोई हल नहीं आ रहा और पूरी दुनिया के पास नहीं हल आ रहा। अभी ये देखें, इवन ट्विटर देख लें कि एक्स जिसको आप कहते हैं, पहले एलन मस्क से पहले उन्होंने काफ़ी हद तक फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया हुआ था। ये अब फ्री स्पीच का मामा बना हुआ है, एब्सोल्यूटिस्ट, और वो ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर है। वो ट्रंप कि जिसके आने के बाद जो इतना ज़्यादा झूठ बोलता है कि पहले अमेरिका में फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कायम होना शुरू हुई, फिर पूरी दुनिया में अभी तक कुछ 400-500 के करीब ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं। यानी कि एक नई एक क्राफ्ट जनरेट होगी कि झूठ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है और वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहा है।
अभी कोई ट्विटर जो पहले उसकी जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने कोई 3-4 बहुत बड़े जो एक झूठे किस्म के बंदे थे, इन्फ्लुएंसर थे, उनको उन्होंने बैन किया हुआ था। एलन मस्क ने उसको भी आके उनको दोबारा से अनबैन कर दिया। तो ये एक चैलेंज तो आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ लग रही है, अगर इस दफ़ा कमला हैरिस जीत गई तो आप देखिएगा ये हीट अब इनको खुद फील हो रही है। पहले तो इन्होंने सिर्फ बयान जारी करना होता था ना पूरी दुनिया में कि जी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से ये वो, अब जो है इनको हीट फील हो रही है। और आइडियली और ये बेहतर भी है कि अगर हमारे जैसे मुल्क अपने कानून बनाने की बजाय अगर ट्विटर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम शुरू हो जाए कि हमने फ़ेक न्यूज़ के स्प्रेड को किस तरह रोकना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इनको जो एलन मस्क इस टाइम पॉलिटिक्स में आया है और डेमोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है, वो अगर आएंगे ना तो फिर वो एलन मस्क के चक्कर में सबको सेट करेंगे। सबको सेट करने का मतलब ये है कि ओवरऑल इनके रूल्स को रिवाइज़ करेंगे कि हम नहीं चाहते कि फ्री स्पीच पर पाबंदी हो, लेकिन हम झूठ पर तो पाबंदी चाहते हैं। ये तो कोई नहीं कि किसी के बंदे के पास लाइसेंस आ गया है कि जो जी चाहे वो अफवाहें फैलाता रहे और उसका क्या इम्पेक्ट आता है। फिर फरहान, आलमी सतह पे चलो हमारे लोग तो कम पढ़े लिखे हैं या ऑर्गेनाइज नहीं है मगरबी मुआशरों की तरह, लेकिन मगरब में क्यों लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं? सर ये इसका ना बड़ा सादा सा जवाब है कि ये एक पेज है। आप ये हमको नज़र आ रहा है कि जी ये एक सफ़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सफ़ा नहीं, ये किताब है। आप मुझे रद्द करके दिखाएं कि ये किताब नहीं है, आप बोलेंगे क्यों नहीं है किताब। अब आम आदमी है वो क्या बोलेगा कि यार एक किताब में काफ़ी सारे सफ़े होते हैं, उसकी जिल्द होती है, तो वो किताब होती है। अब मुझे इस मामले में एक झूठ बोलने में कि ये किताब है, सिर्फ 3 लफ्ज़ों का मैंने इस्तेमाल किया, ये किताब है। एक बंदा जो मुझे समझाएगा कि ये किताब नहीं है तो वो मुझे बताएगा कि यार इसमें सफ़े हैं, इसमें जिल्द है, इसमें। तो होता ये है कि जो फेक न्यूज़ है वो छोटी होती है और जो उसकी वजाहत होती है जब आप लोगों को एक्सप्लेन करते हो तो वो इतनी बड़ी होती है। तो अब इसमें हमारे दिमाग का एक नफ्सियाती जो फैक्टर है वो ये आ जाता है कि हम जो एक छोटी मालूमात हैं, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, उसको आसानी से हज़म कर लेते हैं, लेकिन जो एक चीज़ लंबी हो जाती है उसको हमारा दिमाग उस तरीके से नहीं समझ पाता। और यही मसला आता है कि दुनिया भर में जब भी आप देखेंगे कि फ़ेक न्यूज़ है, जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अक्सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपको बोलते नज़र आते हैं तकरीरों में, ज़िले शाह को जी इन्होंने हुकूमत ने मार दिया। अब वो जो लड़का था उसके मुतल्लिक पूरी CCTV फुटेजेस, वीडियोस, सब कुछ, लाहौर के जो तहरीक इंसाफ के लीडर थे उस दौर के, शकील साहब, उनका बयान सब कुछ आ चुका है कि जी हमारी गाड़ी से हादसा हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन वो जो एक फ़ेक न्यूज़ है कि जी उसको जी पंजाब पुलिस ने मार दिया, उसकी इंग्रेस ज़्यादा है और जो एक्सप्लेनेशन है उसकी इंग्रेस कम है। तो आलमी सतह पर भी हमें बिल्कुल यही चीज़ें नज़र आती हैं। अब इसमें एक फैक्टर हॉस्टाइल एजेंसीज़ का भी आ जाता है। 2016 में अमेरिका में क्या हुआ कि जब ये अमरीकी इंतखाबात चल रहे थे तो उस अरसे के दौरान रशिया ने वहाँ पर सोशल मीडिया के अकाउंट्स कायम किए। अब उन अकाउंट से अमरीकी शहर ह्यूस्टन में उन्होंने क्या किया कि लोगों को बताया कि जी मुसलमान एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं जिसके बाद ह्यूस्टन में इस्लामी कानून नाफिज हो जाएंगे। तो एंटी मुस्लिम जो सी राइट्स, उसके लिए लोगों को बुलाया और उसी सेम डे पर मुसलमानों को उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से ये बताया कि तुम्हारे जो खिलाफ लोग हैं वो तुम्हारे खिलाफ राइट्स करने आ रहे हैं, तो तुम लोगों को जाकर उनका मुकाबला करना है। और दोनों पेजेस रशियन एजेंसीज चला रही थी। और जब वो दिन आया तो उस दिन मुसलमानों का भी जमे गफीर ह्यूस्टन शहर में जमा था और जो मुसलमानों के खिलाफ थे उनका भी जमे गफीर जमा था। तो बाहर से बैठकर लोगों को प्रॉपर कंट्रोल किया जा रहा है और हमें मतलब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में भी सेम टू सेम वही हालात पैदा किए जाते हैं। इसमें हॉस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। उमर, इसको सिर्फ कवानीन से कंट्रोल किया जा सकता है या उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा? मैं आपको इस पे बताता हूँ। एक तो जो फरहान ने बात की ना, ये तो एक पूरी दुनिया में जिस तरह पहले थी ना असले की दौड़, अभी तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर भी चल रही है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, अमेरिका वाले जो हैं वो रशिया पे और चाइना पे भी इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक अपनी इकानमी भी है कि कई लोग दे डू इट फॉर यानी कि फॉर अर्निंग। कि 2016 में जब ट्रंप का काम शुरू हुआ और उस टाइम ना कुछ वेबसाइट्स थी कि जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती थी उनकी स्टोरीज़ उधर अमेरिका में, तो बज़फीड का एक सोशल मीडिया एडिटर था, उसने उनको ट्रेस करना शुरू कर दिया। तो पता चला कि वो ट्रेस करते करते ना वो मकदोनिया पहुंच गया, मैसिडोनिया। उधर उनका एक छोटा सा कस्बा था, उधर 2 लड़के थे जिनका आईटी के साथ ताल्लुक़ था, वो चला रहे थे। तो उनका कोई ट्रंप के साथ दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं था। तो पता ये चला कि बेसिकली उनके लिए ये बिज़नेस है कि ऐसी अगर वो हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ कोई ख़बरें देते हैं कि जो कि रिपब्लिकन पढ़ना चाहते हैं,
तो वो उनमें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, और वो लोग जो हैं अपनी तरफ से, चूँकि आजकल आपको पता है पूरी दुनिया में लोगों को शऊर भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, जो जितना ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद समझता है उसके उतने बेवकूफ़ बनने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो उधर भी लोग ऐसे हैं कि ये देखिए, मैं बड़े रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो जैली है, कौन चला रहा है ये किसी को नहीं आइडिया। अब जो आपने बात की है कि क्या लॉ के अलावा भी कोई और तरीका है, लॉ के अलावा एक और तरीका है, यानी कि, और वो मैं कहता हूँ कि आपकी फ़ेक न्यूज़ हो या ना हो, उस पर हमें काम करने की अशद ज़रूरत है। और वो है लोग, ये हमारे जो है ना सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए मीडिया लिटरेसी, कि जिसमें एक बच्चों को पहली दूसरी क्लास से ही पढ़ाया जाए कि सच और झूठ में तमीज़ कैसे करनी है। और जिस दौर में हम अब चले गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, ये तमीज़ मुश्किल होती जा रही है और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, आप कोई भी बंदा ले लेना, मेरा जो प्रोफेशन है जर्नलिज़म, मेरी भी अगर ट्रेनिंग नहीं है ना कि मैं चीज़ों को कोई वेबसाइट से कोई ज़्यादा देख सकूं, मैं बेवकूफ़ बन सकता हूं। हमारे अक्सर कई बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बेवकूफ़ बन जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई इमेजेस चल रहे होते हैं, नहीं पता होता उनको, ठीक है। तो लिहाजा ये कोई नॉन जर्नलिस्ट, इवन जर्नलिस्ट जो है उनके लिए भी ज़रूरी है और दूसरों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हम जो है फिर भी कोई सेंसिटाइज ज़्यादा हो जाते हैं बाकी लोगों को। अब ये देखें ना, मैं हेल्थ की बीट पे काम नहीं करता, अब जो है मैं को हेल्थ के बारे में कोई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं गूगल करूँगा आ जाएगी। अब वो जिस वेबसाइट से आ रही है मुझे नहीं आइडिया कि वेबसाइट अथेंटिक है या नहीं है। ऐसे ही है कि जैसे एक आम आदमी को नहीं आइडिया कि वो ख़बर जिधर से ले रहा है वो कितनी को अथेंटिक है। तो लिहाजा ये चीज़ जो है मीडिया लिटरेसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोगों के जहन जो हैं वो उनमें जहर भरा जा रहा है, एक इग्नोरेंस की बुनियाद पे उनकी इग्नोरेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा एक चीज़ मैंने नोट किया एज अ जर्नलिस्ट, ये जो हमने बात सुनते आए हैं ना कि लोग सच सुनना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। लोग अपनी अपनी मर्ज़ी की बातें सुनना चाहते हैं। अगर उनकी मर्ज़ी से, उनके नज़रियात से, या जिसको उन्होंने सच जान लिया उससे अगर कोई मिलती जुलती आप चीज़ ले आएंगे तो वो उसको सच मानेंगे। इवन जो फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल है ना, जो राइट साइड लेफ़्ट पे किसी के साथ नहीं है, उनका भी इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक वेबसाइट है फैक्ट चेकिंग का है, वो रिपब्लिकन के लिए फ़ैक्ट चेकिंग करता है, वो ये रिपब्लिकन की अफवाहें नहीं फैक्ट चेक करता, वो सिर्फ ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कौन सी बात जो है वो गलत है। अच्छा, वो ज़्यादा पॉपुलर है उसके फॉलोअर्स में। इसी तरह जो डेमोक्रेट्स का है उनके बारे में भी यही है, ठीक है। लेकिन यह है कि इसने ज़्यादा जो रेडिकलाइजेशन है वो उस तरफ हुई है। और फिर ये कॉमन ट्रेंड ये है, इन लोगों ने मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को बड़ा सिस्टमेटिकली डिस्क्रेडिट किया है। अभी भी मैं इधर भी देख रहा था, ये जो लड़कियां अफवाहें फैला रही थी जिन्होंने बाद में इतराफ़ किया है, ये ऐसे बातें कर रही हैं जी कि वो जी आपको पता है ये चैनल वगैरह ये तो इनको पैसे दे के चुप कराया जा सकता है। जो लोग सच बोल रहे हैं, यानी कि क्या करें, सच बोल रहे हैं यूट्यूब पे, यानी कि ये इनको जो है असल बात तो इधर आ रही है, ठीक है। और ये बात उधर भी है कि ओवरऑल इधर डिस्क्रेडिट करो ताकि इन पर लोग एतबार ही ना करें। जो झूठ आपको चल रहा है, यानी कि आपको जिस तरह का पैकेज चाहिए, एक बंदा मौजूद है वो आपकी फेवर के लिए उस तरह का कंटेंट जनरेट कर रहा है, आप उधर चल पड़ते हैं। तो लिहाजा एक लोगों में ये तमीज़ पैदा करना, अपने वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बनाना कि ये झूठी खबर जो है इस पर यकीन करना या इसको फैलाना कितनी अनएथिकल हरकत है, ये बहुत ज़रूरी है। फरहान, और मुहर्रिक है ज़्यादा या कि पैसा कमाना वो बड़ा मुहर्रिक है? ऐसे इस पे ना मल्टीपल थ्योरीज आ गई हैं आजकल, मतलब दुनिया भर में आलमी जो हैं साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो मीडिया लिटरेचर भी देखते हैं, उन सब ने ना इसके लिए 2-3 थ्योरीज प्रेजेंट की हैं। नंबर 1 जो सी है ना, उसको कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के तहत क्या होता है कि आप लोगों की बाकायदा 1-1.5 साल प्रॉपर जहन साजी करते हैं, लोगों को बताते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के हालात देख लें तो यहाँ पर अब मतलब एक महसूस पार्टी है तो उसका एक नैरेटिव ऑफ डिक्लाइन चल रहा है। अब उस पार्टी ने लोगों को क्या बताना है कि जी आपकी मईशत तबाह हो रही है, आपका मुल्क तबाह हो रहा है, आपका मुल्क डूबने वाला है, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है, आपके ऊपर जी जबरतारी है, पुलिस आपके साथ ये करती है। तो अब क्या हो रहा है कि वो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता एक नैरेटिव ऑफ डिक्लाइन उनके अंदर डाल दिया गया है। अब सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है कि जो लोग उस नैरेटिव ऑफ डिक्लाइन को तस्लीम करते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है कि जब भी उन्हें कोई मुल्क के मुतालिक मनफी खबर नज़र आएगी तो वो बिला तस्दीक किए उसको एम्पलीफाई करेंगे। वो कहेंगे कि जी मुल्क में ये बिल्कुल ये वाक़या हुआ होगा, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए
प्रॉपर 1-1.5 साल की एक जहन साजी की जाती है। फिर दूसरी सर जो इसमें चीज़ आ जाती है वो एल्गोरिदम आ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। अब उसमें सर क्या है कि फ़र्ज़ किया कोई बंदा टिकटॉक के ऊपर या बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे इस्लामी कंटेंट देखता है तो उसको हर वक्त इस्लामी चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो समझेगा कि टिकटॉक इस्लामी प्लेटफॉर्म है। लेकिन कोई बंदा फ़र्ज़ किया उसमें एक महसूस सियासी जमात या एक महसूस एजेंडे के ऊपर खबरें देखना शुरू कर देता है, तो वो प्लेटफॉर्म जिसका मकसद ये है कि वो बंदा उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा वक्त गुजारे, वो उसको उसी तरह का मवाद पेश करना शुरू कर देता है जैसा मवाद वो देख रहा है। तो उसका सिर्फ वन साइडेड व्यू हो जाता है, वो जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक एको चैम्बर उसका कायम हो जाता है, उसको दूसरी साइड की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो अब क्या होता है कि आपको एक ही तरह के हालात बार बार बम्बार्ड किए जाएंगे, तो आप इंतहा पसंदी की जानिब माइल हो गए। और फिर तीसरा ऑब्वियसली इसमें ये जो फाइनेंशियल मॉडल है वो तो एग्जिस्ट करता है कि आप जैसे ये उमर भाई ने अभी बात की, अब अक्सर कहा जाता है कि जी यूट्यूब पे फ़लाने बंदे के जी 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो फेक न्यूज़ फैलाता है और उसके लाखों में व्यूज़ आते हैं, तो अगर उस बंदे को जी हम चुप करवा दें तो उससे फेक न्यूज़ रुक जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली वो जो बंदा है वो उन 10 लाख लोगों का गुलाम बन चुका है। जो खबरें वो सुनना चाहते हैं वो बंदा उनको वही सुनाता है। अगर वो बंदा अपने बयानिए से या अपने मौक़िफ़ से हटता है और उनको सच्ची खबरें सुनाना शुरू कर देता है, तो वही जो ऑडियंस है वो उठकर किसी और के पास बैठ जाएगी, क्योंकि उनके अब जहन ही बन चुके हैं। वो कहेंगे कि ये बंदा बिका हुआ है, अब जो दूसरा बंदा है वो हमें सच बता रहा है। तो अब लोगों की जहनीत ही इस कदर डिस्टर्ब हो चुकी है कि उसको इतनी ईजीली उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यही से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं जनाब फरहान विरक साहब और उमर चीमा साहब। अच्छा उमर, आपने जो हल तजवीज़ किया वो तो बड़ा तवीलुल मियाद हल है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए। इमीडिएटली कानून साजी की सतह पे जो कानून बनते हैं तो उसके बारे में भी एतराज़ होता है, और जब कानून नहीं बनता तो फिर अगर मामले को इस तरह छोड़ा जाए तो ये तो किसी वक्त बहुत बड़े फसाद का भी बायस बन सकता है। तो क्या किया जाए? साफ़ी साहब, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम ये भी नहीं चाहते कि फसाद भी ना हो, हम ये भी नहीं चाहते कि कोई बंदा जो है उसको एक एग्जाम्पल बनाया जाए। हम जो है झूठ की एक कीमत भी मुकर्रर नहीं करना चाहते। इसकी कीमत है ना, लोग झूठ की बुनियाद पे कितने पैसे कमाते हैं। तो दूसरी तरफ इसकी कीमत भी होनी चाहिए कि अगर आप पकड़े गए, पैसे तो आप कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप पकड़े हुए गए तो इसकी सज़ा भी है। मैं तो समझता हूँ कि इवन जो पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इसमें भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इधर आके अगर आपने सादक और अमीन वाला मामला उस पर अगर आप स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर दें कि आप झूठ जो है, झूठ को आप तय कर लें कि कौन सा झूठ जो है, यानी कि उसकी कोई थोड़ी सी क्लासिफिकेशन, या फिर ये है कि लेट से कि अगर एक बंदा को अनजाने में झूठ बोल गया और उसको बता दिया जाए कि ये नहीं है, ये बातें इस तरह से हैं, अगर उसने दोबारा बोला तो फिर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये देखें, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल पे ये जो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इशू को, किसी ट्रेंड को पैट्रोनाइज करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। हमने इसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बना लिया हुआ है। हमने ये समझा जी कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो झूठ बोलते हैं। भाई क्यों झूठ बोलते हैं? उनको नहीं बोलना चाहिए। क्या अवाम ये अपने आप को समझ दिया कि हम बेवकूफ़ लोग हैं, या कि आप हमें बेवकूफ़ बनाएं? ऐसी तो बात नहीं है। वो तो इन पे ये यकीन कर रहे होते हैं कि ये सच्चे हैं। तो अगर वो सच नहीं बोलते तो दे शुड बी मेड एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये अगर आप उधर से काम नहीं शुरू करेंगे तो फिर तो पूरी सोसाइटी को आप क्या कंट्रोल करेंगे। और दूसरा जो मैं आपको मीडिया लिटरेसी की बात कह रहा था ना, देखिए उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप अपने लोगों को झूठ से दूर कर रहे हैं, ठीक है, या उनको इतनी तमीज़ सिखा रहे हैं कि आपने सच और झूठ में तमीज़ करनी है। दूसरा, वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए इतने फ़ायदेमंद है कि आप एक नई जनरेशन को क्रिटिकल बना रहे हैं, कि उनकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, कि वो जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये सही हो सकती है या नहीं, अगर सही है तो कैसे है। आपकी जो इनोवेशन का मॉडल है, यानी कि ये उसके लिए भी बड़ी अच्छी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई नस्ल जो है, यानी कि उसमें वो इजादात की तरफ आए, वो क्रिटिकल जब तक होंगे नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, मुझे बड़ा खौफ आया इनको देख के, कि हम जिनके बारे में बातें करते हैं कि जी हमारी नई नस्ल है, जी ये देखें जी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये पता नहीं है, जिनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये कितने डेंजरस लोग हैं। ठीक है, एक तरफ हमारा तकाजा है कि इन पर कोई लाठीचार्ज भी ना करे, दूसरी तरफ ये है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं
वो पढ़ रहा था, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसको मैं देख रहा था। उसमें ना एक लड़की है वो बड़ी वायरल हुई थी और वो कह रही थी जी कि वो मेरी दोस्त है जिसके साथ रेप हुआ है, और वो साथ कह रही है जी कि वो जिधर बेसमेंट में हुआ है ना तो उसको उसकी चीखों की आवाज़ें हैं, जिसके बाद कोई असातिज़ा जो हैं यानी ख़वातीन वो उधर गईं और फिर उन्होंने 1122 को फ़ोन किया और वो ले गए। अब यह है कि जो इंक्वायरी कमेटी है इन्होंने उस लड़की को ट्रेस कर लिया। पता ये चला कि वो उस कैंपस की थी नहीं, यानी कि जिधर ये वाक़या हुआ उधर की थी नहीं, वो किसी और कैंपस से आई हुई थी, ठीक है। और दूसरा उसका इस लड़की के साथ वो उसको जानती नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू दे रही है इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि जी ये है वो है। और इसमें हमारे जर्नलिस्ट जो है उनके लिए भी सबक है, वो ये है कि जो आपको जो बात बता देता है ना, कोई अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करें, उसको पूछा करें, को ख़ुद भी अपने आप से सवाल किया करें कि ये बात दुरुस्त हो सकती है या नहीं। आप जो है नहीं कि आप जिसके पास जाते हैं माइक ले जाते हैं, वो जो जी चाहे कहना चाहे, आपने उनको मेगाफोन दिया है कि भाई झूठ बोलते जाओ, हम चला देंगे, हम कहेंगे जी बस देखिए हम तो अवाम का मौक़िफ़ चला रहे हैं। अब कितने इतने झूठ हैं कि जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने आगे माइक कर करके किसी ने पूछे नहीं है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, या को पुलिस का मौक़िफ़ लेते या को 1122 से चेक करते। सब झूठे हो गए हैं, वही जो 4 स्टूडेंट हैं वही ठीक थे। अच्छा फरहान, पाकिस्तान में क़वानीन भी बनाए गए, पुलिस है, FIA है, ये बाकी सारे इदारे, ये सब मुकम्मल इस मामले में नाकाम क्यों हैं? अच्छा सर, इसमें यह है कि पूरी दुनिया में ये एक मसला चल रहा है कि अब हमारी तो वैसे भी आबादी इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम किस किस को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर सर जो मसला है वो ये है कि हम वो दरख्त की शाखें पकड़ते हैं, दरख्त की जड़ नहीं पकड़ते। अब दरख्त की जड़ आ जाती हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सर अगर मैं इनका बारी बारी आपको ब्रेक डाउन करूँ तो जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर पे अगर कोई फेक न्यूज़ जन्म लेती है तो ट्विटर पर इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि उस फेक न्यूज़ को कोई ना कोई काउंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ लिख सकते हो तो लोग आपको जवाब भी दे सकते हैं। तो ट्विटर पे किसी हद तक इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर टीम्स बनाकर, प्रॉपर अकाउंट्स बनाकर, लोगों में आगाही फैलाकर ये मसला कंट्रोल होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पर आजकल नए एल्गोरिदम्स आ गए हैं जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी में डाल दिया है कि अगर कोई ऐसा फितना फसाद या कोई एहतजाज या जुलूस या ऐसी कोई फेक न्यूज़ आएगी तो हमारा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली उसको प्रमोट नहीं करेगा। तो कई जगहों पर प्रमोट हो जाती है लेकिन उस लेवल पर नहीं होती जिस लेवल पर पहले होती थी, कि मतलब उनके काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस आ गए हैं। जो हालिया हमारे मसाइल चल रहे हैं उसकी बुनियादी वजह टिकटॉक है, और 9 मई से लेके आज तक मतलब हमें नज़र आ रहा है कि टिकटॉक के ऊपर प्रॉपर एक पैटर्न है, वो एक एल्गोरिदम चलता है, उस एल्गोरिदम में वो एक ट्रेंड में आ जाती है एक चीज़, और जब एक खबर ट्रेंड का हिस्सा बन जाती है तो हर बंदा लाइक्स और फॉलोअर्स लेने के लिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनानी शुरू कर देता है। टिकटॉक के ऊपर हमारी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसका प्रॉपर एक किरदार रहा है, चीनी हुकूमत के साथ वो टिकटॉक कंपनी काम कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ठीक है एक्स के ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकते, आप फेसबुक के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम टिकटॉक की हद तक हमारी हुकूमत को उनसे एक्सेस लेनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि हमारे PTA को ये इख्तियार दें कि वो टिकटॉक से अगर कोई ऐसा गैर मुनासिब किस्म का मवाद है वो खुद हटा सकें और फौरी तौर पर एक्शन ले सकें। ये ना हो कि वो आपको दरखास्त भेजें और 24 घंटे या 36 घंटे के बाद एक्शन हो जब वो पूरी चीज़ फैल जाए। तो हमारी हुकूमत जितना कर सकती है कम से कम इतना उनको करना चाहिए। और दूसरा ऑब्वियसली यही कि जब तक हम इसको सिलेबस का बाकायदा हिस्सा नहीं बनाएंगे, बोर्ड के इम्तहानात में मेरे नज़दीक तो इसका कोई 50 नंबर का एक पेपर होना चाहिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मुतल्लिक और फेक न्यूज़ को कैसे चेक किया जा सकता है, उसके बगैर इसका हल नहीं निकलेगा। उमर, लेकिन एक तरफ जब क़वानीन बनते हैं तो क़वानीन से मुतालिक जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि लोगों की तरफ से तो रिएक्शन आता है कि जी ये आप ज़ुबाबंदी कर रहे हैं और फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ आप करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप को क्या करना चाहिए? देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप, एक तो ये जो फ्री स्पीच पे जो बात करते हैं ना लोग, एक दिन मैं देख रहा था एक कोई जर्नलिस्ट थी तो उन्होंने कहा कि मैंने आज इतने लोग ब्लॉक किए हैं ट्विटर पे, और कोई एक और कोई राइटर थे वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो मैंने कहा जी कि हम सारे फ्री स्पीच के एक थ्योरी में सपोर्टर हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि जब हम किसी बंदे को ब्लॉक करते हैं तो हम इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे होते हैं कि इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। इसका ये मतलब है ना कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत ही अनाइंग है, मैं इसको नहीं देख सकता या मैं उसको सुन नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब एक चीज़ जो आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे, दूसरों के लिए आप कैसे कह सकते हैं? और लोग हैं कितने सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह को गवर्नमेंट में लोग होंगे
तो उसमें भी कई लोगों पर बड़े एक झूठे इल्ज़ाम भी चल रहे होते हैं। गवर्नमेंट से हम ये तवक्को करते हैं जी कि वो बिल्कुल ही आगे कोई जवाब ना दे। अच्छा, जवाब नहीं देता, आगे उनका ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है कि हुकूमत पूरी दुनिया में हुकूमतों पे एतमाद जो है वो कम होता जा रहा है। और दूसरा ये है कि वो हम ये भी तवक्को करते हैं कि वो आगे कोई जवाब ना दें। और हम अपने लेवल पे कोई सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, हमने भी कोई तरीका वज़ा नहीं किया कितने लोग हैं कि जो एक फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाला बंदा उसका सोशल बाइकाट किया। मीडिया में देख लें कि कितने लोग हैं कि जो हमारे कोई अगर कोई इस तरह के धंधे में लोग मुलव्वस हैं, हमने बाइकाट किया। और मुझे कहीं मिलेंगे तो हम तो हंस के उनके साथ गपशप लगाते हैं, क्या करते हैं। और फिर जब कोई कानून की बात आती है हम उस पर भी नहीं आते। और साथ हम ये भी तवक्को कर रहे होते हैं कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम खुद कन्फ्यूज़ हैं और हम में फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं है। और जब आप फ़ैसला करते हैं उसका वो ज़रूरी नहीं कि 100% ठीक होता है, ठीक है, उसके कोई ना कोई नुकसान भी होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपने ये देखना है कि उसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या नुकसान ज़्यादा हो रहा है। फ़ैसला ये होना चाहिए कि जिसमें फ़ायदा आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि 100% बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की है, इनके भी ये मसाइल है ना, ठीक है। मसलन जो बंदा अपोजिशन में होता है ना, वो मिसिंग पर्सन पे बात करता है। गवर्नमेंट में होता है, इनको कहो कि यार इस पर कोई लेजिस्लेशन ही कर दो या आपने पूरी ज़िंदगी रोना है, कोई लेजिस्लेशन नहीं करते। क्यों नहीं आते उस साइड पे? एजेंसियों के हवाले से ऐसे ही है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं आपको परेशानी होती है, लेकिन इनको यही कह दे कि कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो की लेजिस्लेशन कर दे, इनका कोई कानून बना दे, नहीं बनाते, ठीक है। तो ये बजाते खुद मसला बन जाते हैं। ये मसले को डिस्कस करते करते खुद मसला बन जाते हैं। फरहान, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारे इदारे कितने इक्विप्ड है, वो किस हद तक ट्रेस कर सकते हैं, किस हद तक किसी अकाउंट को बंद कर सकते हैं, और वो जो फायरवॉल था, वो फायरवॉल का क्या काम है? सर उसमें एक जो फायरवॉल का काम होता है वो तो ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की हद तक होता है ना, कि मतलब कोई आजकल हमें नज़र भी आ रहा है जैसे वो हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल ने साइबर अटैक्स किए। तो फायरवॉल का जो बेसिक काम है वो तो ये होता है एक मुल्क की साइबर सिक्योरिटी यकीनी बनाना कि वो किसी भी तरीके से हमारे जो टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे एयरपोर्ट्स के सिस्टम्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, उन तक कोई मुखालिफ मुल्क जो है वो कोई एक्शन ना ले सके। जहाँ तक सर इन महसूस अकाउंट्स का ताल्लुक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो जैसे अब मेटा है, फेसबुक है, तो इसके ऊपर चंद साल पहले तक हमारी एजेंसियों का और मेटा के दरमियान मतलब प्रॉपर इनकी कम्युनिकेशन भी होती रही है। लेकिन इसमें मेटा ने चंद ऐसी शराइत उनके ऊपर लगाई हैं कि अगर कोई बड़ा ही अर्जेंट किस्म का केस हो, जैसे ये ख़वातीन की नाजेबा तस्वीरों वाले मामलात होते हैं या इस तरह के दीगर, तो उसमें हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पर कोई थोड़ा सा भी मेटा को शक व शुबा होता है कि जी ये सियासी मामलात है, तो वहाँ पर उनकी इंतज़ामिया पीछे हट जाती है, वो इस लेवल पर इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो हमारे पास खुद ये एक्सेस नहीं है कि हम बाहिर जाकर उनसे डाटा ले सकें। एक और सर इसमें फैक्टर ये आ जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल के दौर में जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं बाहर के मुल्क बैठ के। तो फर्स्ट ये आप किसी बंदे का डाटा ले भी लेते हैं, वो नॉर्वे में बैठा है, वो स्वीडन में बैठा है, डेनमार्क में बैठा है, वो कहीं भी बैठा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वहाँ की हुकूमतों के तहत चल रहा है। तो इस पे सर अल्टीमेटली जो एक रिस्पांस आएगा वो सिर्फ तभी आएगा जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करेंगे। बहस को हम यूँ समेट सकते हैं कि सरेदस्त हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, स्कूल के लेवल पे करें, उनके निसाब में भी रखें, उनके पेपर्स में भी रखें इस चीज़ को कि वो फेक न्यूज़ को और असल न्यूज़ की तमीज़ कर सके। बहुत शुक्रिया फरहान विरक साहब, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरगे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।